हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष हियर। मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूं एंड हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं आप लोगों के लिए, NSAJS के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा चुका हूं। यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज वेक्टर का पार्ट 4। ये सेशन ऑलरेडी कल भी हुआ था, लेकिन कल कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। देन आज हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। और एक बार मुझे बता दीजिए भाई कि क्या आप लोगों को मेरी ऑडियो एंड वीडियो सब सही से आ रहा है आज, क्योंकि कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, टेक्निकली प्रॉब्लम था, जिसे मैं लास्ट में क्लास में प्रॉब्लम में हुई और फिर मैं क्लास में एंटर नहीं कर पाया। बट जहां तक मुझे याद है, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। जो भी स्टूडेंट्स आज के इस सेशन को देखेंगे तो मैं ये मानकर चलता हूं कि मैंने आप लोगों का कल लेक्चर लिया ही नहीं है। तो मैं यहां से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था एंड वो क्वेश्चन था ये वाला, और ऑलमोस्ट मैंने इस क्वेश्चन को कल सॉल्व कर दिया था, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, रिपीट में लिख नहीं रहा हूं इसको, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कल आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बट इन दोनों क्वेश्चंस को मैं कल जैसे कल मैंने आपको पढ़ा दिए थे, लेकिन आज मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि लिखूंगा मैं बार बार नहीं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज किस तरीके से आपके लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। फिर जैसे हम लोगों का चलता है वैसे ही हम लोग सारी चीजों को लेकर चलेंगे। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप लोग पूछ सकते हो। अभी आपका टाइम है कि आप लोग एक बार ना वीडियो को शेयर कर दीजिए, जैसे कि बाकी स्टूडेंट भी मेरे साथ कनेक्ट कर पाएं। आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं वो भी मेरे साथ जुड़ पाएं। एंड आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेशन को लाइक जरूर करेंगे। अभी नहीं करना है, बाद में कर दीजिएगा, लेकिन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, मैंने एक क्वेश्चन आपको समझाया था। मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, कुछ इस तरीके से था कि एक F1 वेक्टर जो है वो इस साइड दे रखा है और उसके साथ में F2 वेक्टर इस तरीके से दे रखा है आप लोगों को। इन दोनों के बीच में F1 एंड F2 वेक्टर के बीच में जो एंगल दे रखा है 120 दे रखा है। क्या दे रखा है? 120 दे रखा है। अब इनका एडिशन करना था, तो एडिशन हम कैसे करते हैं? ट्रायंगल लॉ एडिशन आपको याद होगा। उस ट्रायंगल लॉ एडिशन में हमने क्या किया, किस तरीके से हमने उसको देखा। देखो, ये F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है। अब इन दोनों को ऐड करना है, F1 F2, ये दोनों के बीच में F1 एंड F2 के बीच की बात करें तो एंगल कितना है? 120 है। अब इनका ट्रायंगल लॉ एडिशन कैसे, रूल कौन सा? ट्रायंगल लॉ एडिशन, यानी कि ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन आप लोग यूज करोगे। यहां पर कोई F1 दे रखा है, आपको याद होगा फर्स्ट वेक्टर के साथ में, फर्स्ट वेक्टर के हेड से हम लोग सेकंड वेक्टर की टेल को लगाते हैं, यानी F1 और दिस इज द F2, और ये ऐड करने के बाद जब उसका जो रिजल्टेंट होता है उसको ट्रायंगल की थर्ड साइड हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल ऐड करते हैं एंड सेकंड वेक्टर के हेड से हेड करेंगे। ये ट्रायंगल का रूल मैंने आपको समझाया था, और उस तरीके से आप लोगों को यहां मिलता है कुछ इस तरीके से F नेट, यानी F1 प्लस F2, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? F नेट, नेट फोर्स कितना लग रहा है। इसके बेसिस पर मैंने आपको समझाया कि भाई ये जब, अब देखो क्या होता है कि हम लोग क्या देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं शिफ्ट किया, इस जगह पर लाके रख दिया मैंने, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है, ये दो वेक्टरों के बीच का एंगल है। लेकिन ये जो 60 है, इस एंगल को कभी मत बताइएगा, क्यों? क्योंकि ये एक हेड और एक की टेल लगी हुई है। बट यहां पर आप लोग देखोगे जब ये 120 हो गया तो ये 60 हो गया, ये 120, ये 60। अब आपको याद होगा कि यहां पर F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, यानी कि ये दोनों साइड जब सेम है और इसके बीच का एंगल 60 है, तो आप लोग आराम से कह सकते हो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, जिसको हमने अल्फा मान लिया। अब जब अल्फा प्लस 60, अल्फा प्लस 60 इक्वल्स टू 180, देन अल्फा की वैल्यू आ गई 60, यानी कि ये 60 और ये 60 हमारा एक ट्रायंगल बना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बना। अब उसके बेसिस पर हम लोगों ने क्या बोला कि आइसोस्केलेस बना,
तो जो एफ नेट है वो भी हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 10 तो ये भी ऑलरेडी 10 ही हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल। अब इसी क्वेश्चन को हमने किसी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी मास ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल किया। अब वो एप्लीकेबल कैसे किया कि मानकर चलिए कि कोई एम मास का ब्लॉक है जिस पर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में, और 10 न्यूटन डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स है वो कहां पर फील होगा, तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स फील होगा इस डायरेक्शन में होगा, ना तो ये प्रॉपर इधर जाने की कोशिश करेगा ना ही इधर, अब ये कहीं इधर जाने की कोशिश करेगा। इसका रिजल्ट कहां है, इन दोनों की सेंटर में आ जाएगा। अब देखो एक और पॉइंट आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जब ये 60 है, जब ये 60 आ गया, अब देखो ये टोटल 120 है, F1 F2, यहां पर देख लो F1 F2 इन दोनों के बीच में 120 है, तो यहां पर जब ये 60 आ गया, कितना आ गया, ये 60, तो ये 60 ये 60, तो एंगल बाइसेक्टर बन गया। क्या बन गया, एंगल बाइसेक्टर बन गया। अब आप लोग आराम से कह सकते हो, मानकर चलिए ये ईस्ट है और ये वाली नॉर्थ है, तो अब 60 नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी मिली, तो आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन को इतनी आसानी से नहीं बना सकते हो। जब क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाएंगे तो डायग्राम के थ्रू नहीं दिए जाते, क्वेश्चन दिया जाएगा तो लैंग्वेज के थ्रू दिया जाएगा, और लैंग्वेज के थ्रू फिर क्वेश्चन को आपको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, चलिए अब हमने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, एक बार याद होगा ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आप लोगों को, जो भी बच्चे कल मेरी क्लास में कनेक्टेड थे उनको ये क्वेश्चन पता होगी, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था। आप लोग जो बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ इस क्लास में थे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट मेरे साथ कल कनेक्टेड नहीं थे, एक बार फटाफट से इस क्वेश्चन को रीड करिए, आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आपको। क्वेश्चन सॉल्व करिए सारे स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो। चलिए देखो अब क्वेश्चन मेरे साथ रीड करिए। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द ए वेक्टर, द रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए वेक्टर पर, किसका, ए और बी वेक्टर का। इट्स मैग्नीट्यूड, और उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ ऑफ द बी वेक्टर, यानी बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके हाफ के बराबर है, किसका, रिजल्टेंट वेक्टर का। देन देन फाइंड करना है आपको एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंड सेकंड क्या है, रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ बी अपॉन ए। अब देखो क्वेश्चन को करने के लिए अब इतना ही सफिशिएंट है, मैं आपके लिए क्वेश्चन को डायग्राम से मैंने तोड़ता, मतलब डायग्राम से क्वेश्चन को तोड़ता हूं। अब देखो हमने क्या किया यहां देखो हमने मानकर चला ये कोई ए वेक्टर है, क्या है, दिस इज द ए वेक्टर। अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका जो रिजल्टेंट यानी कि ए और कोई दूसरा बी वेक्टर है, यहां पर बोला भी गया है दिस इज द ए, दिस इज द बी वेक्टर, दो वेक्टर है जिसमें कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो ए पर परपेंडिकुलर है, तो दिस इज द ए वेक्टर और इस पर परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये क्या, दिस इज द रिजल्टेंट इस पर परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क। अब हमने क्या बोला कि जो बी वेक्टर है, अब देखो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया और इसका ये रिजल्टेंट हो गया,
फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट की टेल को ऐड किया है, कभी भी हेड को ऐड मत करिए। किसको ऐड करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जुड़ती है फर्स्ट वेक्टर के साथ में। देन फर्स्ट वेक्टर से टेल जुड़ी है। अब आप लोगों को खुद भी क्लियर हो गया कि फर्स्ट वेक्टर के साथ जो सेकंड वेक्टर होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड पर सेकंड वेक्टर की टेल जुड़ेगी और फिर हम उसको कुछ इस तरीके से बनाएंगे। क्या, इस तरीके से हमने बना दिया। अब सेकंड वेक्टर की हेड पर रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कनेक्टेड है, आप लोग देख पा रहे हो, और यहां पर ट्रायंगल रूल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये सारी चीजें जो हमने निकाली हैं, ये कैसे निकाली हैं ये हम लोग देखकर आएंगे। देखो इसमें ये डेटा हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, बट एक डेटा हमारे पास में 90 डिग्री वाला ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच में 90 एंगल बना हुआ है। तो इससे आप लोग देख पा रहे होंगे कि राइट ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल बन रहा है। और राइट ट्रायंगल बनते ही हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज लग जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल हो जाएगी, पाइथागोरस यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जो हम करना चाहें वो कर सकते हैं यहां। लेकिन एक और जो डेटा वहां पर दे रखा है, वो गिवन एक और डेटा दे रखा है, वो क्या, कि रिजल्टेंट जो वेक्टर है, रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के हाफ है, यानी बी का हाफ है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू द b/2, यानी कि b का हाफ। अब b के ऊपर हमने वेक्टर भी नहीं लगाया, मोड भी नहीं लगाया, तो इसका मीनिंग खुद भी आप लोग समझ रहे हो कि ये मैग्नीट्यूड बाई 2 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन को नहीं देख रहे हैं, हमने वेक्टर नहीं बनाया हुआ है। अब देखो, अब हमारे पास में डेटा हो गया। अब जो r है ये किसके b/2 के इक्वल, यहां से हमें समझ में आया b/2 होगा भाई, यस और नो। अब ये b ऑलरेडी है, इसका a को थोड़ी सी देर इग्नोर कर देते हैं। अब हम मानकर चलते हैं कि जो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में कोई एंगल होगा, a और b के बीच में कोई एंगल होगा। अभी हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें तो यहां पर मेरे को अल्फा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एंगल क्या होगा, अल्फा हो गया, ये एंगल अल्फा, ये 90। तो अब देखो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस वाली साइड में और इस साइड में कोई ना कोई रिलेशन को जानता हूं। हाँ जानता हूं, कौन सा रिलेशन जानते हो, आप जानते हो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो रिलेशन आपको पता होगा। तो साइन अल्फा यानी कि साइन अल्फा, साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, रिजल्ट आर, और यहां पर दिस इज द बी, हाइपोटेनस को हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं, बी। अब रिजल्टेंट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, b/2 लिख सकता हूं, b लिख सकता हूं, इसको इससे कट करता हूं एंड ये हाफ निकल के आ जाएगा। अब साइन में, साइन अल्फा को अल्फा रहने दिए, ये साइन में 1/2 जो है वो साइन 30 की वैल्यू है, और यहां पर एंगल निकल के आ जाता है 30। क्या निकल के आ जाता है, एंगल मेरा 30 निकल के आ जाएगा। इज इट ओके? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है भाई, किसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, जिसको नहीं आया तो वो पूछ लो यार, क्योंकि अभी पूछ लोगे कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। जब ये अल्फा जो है 30 है, तो यहां पर ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको हमने आगे बढ़ाया, और ये एंगल हमें क्या मिला, ये वाला जो एंगल है वो हम लोगों को मिल गया 150 के बराबर। कितना, 150 के बराबर मिला। कितना, 150। जब ये 180 में से अल्फा को माइनस किया, दिस इज द 150। क्या, दिस इज द 150। अब जब 150 हम लोगों को मिल चुका है, और यही हम लोगों से पूछा था, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल, तो थीटा इक्वल्स टू 150 हो गया। थीटा इक्वल्स टू 150, दैट्स ऑल। हमारे पास एक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेशियो ऑफ बी बाई ए, रेशियो ऑफ बी बाई ए। तो अब रेशियो ऑफ बी बाई ए के लिए देखो, बी और ये रहा ए, तो एक काम और कर सकते हो। अब यहां पर आप एक और पॉइंट जानते हो, व्हाट, क्या जानते हो, कि ये इसका रिलेशन आप लोगों ने देखा, इसको b/2 लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a हम लोग लिख सकते हैं। अब एंगल हमें पता है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर एंड बेस, इन दोनों का एक रिलेशन है जिसको हम लोग tan से लिखते हैं। tan इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमने क्या, tan अल्फा यहां पर कंसीडर किया, परपेंडिकुलर क्या है r, और बेस क्या है हमारे पास a, तो tan अल्फा इक्वल टू हो गया r/a। तो r को रिप्लेस किया b/2 से, b/2/a। देन अब इसको अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट करते ही हमारे पास b/a की वैल्यू आई 2/√a।
3, 2/√3। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो भाई ये पूछ लीजिए मेरे को। इट इज वेरी इजी टाइप ऑफ द क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने कल कराए थे और कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चलिए एनालिटिकल मेथड टू अब देखो जो रिजल्टेंट है इसी ट्रायंगल लॉ में, ट्रायंगल रूल में, एक तो मेथड होता है हमारे पास ग्राफिकल जो हमने सीखा। दूसरा क्या होता है कि जरूरी नहीं है ना कि आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम इतना सब कुछ करो, ज्योमेट्रिकली करो। आपके पास बड़ा सिंपल सा मेथड होता है जिसको आप लोग जानते हो। जिसको आप लोग जानते हो, बहुत सिंपल सा मेथड होता है। आप लोग निकालोगे भी R=अंडर रूट में a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन वो आता कैसे है उसको मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। पहले ट्रायंगल से सीखेंगे और फिर उसके बाद उसको पैरेललोग्राम से मैं सिखाऊंगा। मानकर चलिए हमारे पास अब ये कोई ए वेक्टर है, मानकर चलिए दिस इज द ए वेक्टर। अब इस पर मैंने बनाया ये कोई बी वेक्टर, क्या दिस इज द ए वेक्टर, और ये दूसरा मैंने बनाया बी वेक्टर, क्या बी वेक्टर। अब तो ट्रायंगल क्या कहता है, ट्रायंगल कहता है इसकी थर्ड साइड बना दो। दो वेक्टर हमारे पास हैं तो थर्ड साइड जो होगी वो इसका रिजल्टेंट होगी, ये वाली। इसको आप लोग क्या बोलोगे, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हुआ। इसमें कोई बात मुझे बताने वाली है ही नहीं जिसको आप नहीं समझ पा रहे होंगे। आई होप आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। लेकिन ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ट्रायंगल की बात, सॉरी मैं एंगल की बात करूं, किसकी बात करूं, ए और बी के बीच के एंगल की बात करूं तो दिस इज द ए और दिस इज द बी, दिस इज द ए, दिस इज द बी। अब इसके बीच जो होता है ये होता है थीटा एंगल। लेकिन क्या इस वेक्टर को मैं उठाकर ऐसे पैरेलली शिफ्ट करके ये इस बी को यहां पर लेकर जाता हूं, क्या लेके जाता हूं, यहां लेकर जाता हूं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया इसको मैं अगर एक्सटेंड करूंगा तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसी कंस्ट्रक्शन को मैं यहां पर काम में लेता हूं। इसको मैंने आगे बढ़ाया, कुछ इस तरीके से बढ़ा लिया, ओके। देन इसके साथ ये जो एंगल है ये है थीटा, ए और बी के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये थीटा ये वाला है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा, यस और नो। अब मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प लूंगा क्योंकि इसको प्रूफ करने में मेरे को ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। देन मैं वही काम करता हूं। मैं यहां से जो बी का हेड है वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया मैंने, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वहां से मेरे को एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, व्हाट क्या दिखाई दे रहा है सर, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, दिस इज द 90। अब 90 बनते ही मेरे पास एक काम और करना है मेरे को। अब मानकर चलिए इसको मैं ए बोलता हूं, इसको मानकर चलिए मैंने बी बोला,
इसको मानकर चलिए मैंने सी बोल दिया और इसके बाद इस पॉइंट को मैंने पी बोला। तो अभी आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, ट्राइंगल तो पहले बना हुआ है ए बी सी, लेकिन एक नया ट्राइंगल और बन चुका है। कौन सा? बी सी पी। कौन सा? बी सी पी या पी सी बी या फिर पी बी सी, जो भी आप लोग बोलना चाहो, ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो है वो कौन सा है? राइट ट्राइंगल है। कौन सा है? राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल लगते ही, बनते ही आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, व्हाट की पाइथागोरस लग सकती है, ट्रिग्नोमेट्री सारी एप्लीकेबल हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी एप्लीकेबल हो जाएगी, सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा यहां पर। ओके, आई होप इस पॉइंट को मेरे को समझाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, सारे पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, यूज करेंगे अपना कुछ नया। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल। इन ट्राइंगल बीपीसी। कौन सा ट्राइंगल? बीपीसी। अब ट्राइंगल बीपीसी आते ही मेरे पास में एक पॉइंट समझ में आना चाहिए भाई, आपके पास ये बी तो है ना, ये है और ना ये है। अब इन्हीं पॉइंट्स को मेरे को जानना है, तो पहले मैं इसको जान लेता हूं, फिर मैं बाद में इसको जानूंगा। पहले इसको जान लेता हूं, फिर इसको जानूंगा। तो एक बार रिलेशन इन दोनों का देख लूंगा, एक बार रिलेशन इन दोनों का देख लूंगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? कैसे? देखो, इधर ये वाला क्या है? हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस, ये क्या है? परपेंडिकुलर, ये क्या है? बेस। समझ गए? और मैं यहां पर क्या यूज करता हूं? मैं यहां पर यूज करता हूं साइन थीटा। अब थीटा के सामने वाली आर्म को परपेंडिकुलर कहते हो। क्या कहते हो? परपेंडिकुलर कहते हो। तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? सीपी। क्या है? सीपी। हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है बीसी। क्या है? बीसी। हाँ या ना? बीसी है या नहीं? सीपी को सीपी लिखा रहने दीजिए। आप लोग इसको क्या लिख सकते हो? बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसको आप लोग बी लिख सकते हो। यस और नो? इसको क्या लिख सकते हो? सीपी को सीपी रहने दीजिए, इसको ये लिख सकते हो। अब क्या मैं सीपी को बी साइन थीटा लिख सकता हूं यहां से? यस सर, आई कैन राइट सीपी इक्वल टू बी साइन थीटा। क्या? सीपी इक्वल टू, यहां पर मैं लिख सकता हूं बी साइन थीटा। यस, आई कैन राइट इट। यस और नो? अब चलिए, यानी कि बी सीपी या पीसी जो भी आप लोग मान के चल रहे हो वो आपके सामने निकल कर आ चुकी है। अब आपको क्या करने की जरूरत है वो थोड़ा सा देख लीजिए। अब पहला रिलेशन इसका देख लिया, अब इसका और इसका रिलेशन देख लो एक बार। किसका? बीसी और बीपी का। तो इसका रिलेशन आप लोग किससे बता सकते हो? किससे बता सकते हो? कॉस थीटा की हेल्प से बता सकते हो, क्योंकि कॉस थीटा में क्या आता है? बेस और हाइपोटेनस दोनों आते हैं। देन बेस क्या है मेरे पास में? बीपी। एंड दूसरा क्या है मेरे पास? व्हाट? बीसी। व्हाट? बीसी। अब इस बीपी को बीपी लिखा रहने दीजिए, क्योंकि ये तो मेरे को निकालना है। बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? बी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? बी लिख सकता हूं। अब यहां से मेरे को एक और पॉइंट चला, बीपी। बीपी इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं बी कॉस थीटा। क्या लिख सकता हूं? बी कॉस थीटा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। किसी को कोई पॉइंट कंफ्यूजन में, देन यू कैन आस्क राइट नाउ। अब यहां जो मैंने निकाल लिया, बीपी को मैंने निकाला बी कॉस थीटा। क्या निकाला? बी कॉस थीटा निकालने। क्या निकाल लिया? बी कॉस थीटा निकाल लिया। आई होप आप लोगों को यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं? अब मैं ए से पी तक मेरे को एक और पॉइंट विजुअलाइज हो रहा है। अब एक नया ट्राइंगल मेरे को दिखाई दे रहा है, एपीसी। क्या दिखाई दे रहा है? एपीसी। अब एपीसी भी तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो भी राइट ट्राइंगल। यस और नो? तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक पॉइंट है मेरे पास जो मेरे को दिखाई दे रहा है, व्हाट? एपी इक्वल्स टू ए बी प्लस बीपी।
अब एपी को मैं क्या लिख सकता हूं, एबी को हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, ए। बीपी को हम क्या लिख सकते हैं वो आप लोग समझ चुके हो, बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस पॉइंट, अब ये जितने भी पॉइंट हैं सारे स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट स्लाइड में यूज करूंगा। सारे पॉइंट आपको समझ में आए, मतलब अभी तक आ गए होंगे। किसी का कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क राइट नाउ। कॉस थीटा क्यों लिया भाई? कॉस थीटा इसलिए लिया बिकॉज मेरे को हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन बताना था, मेरे को बीपी को फाइंड करना था। ठीक है, फटाफट से काम करते हैं। जो मैंने डायग्राम पीछे बना रखा है उसको मैं एक बार बना लेता हूं, जिससे आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी समझने में। दिस इज द रिजल्टेंट आर, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, और इस पर हमने परपेंडिकुलर गिराया और इसको हमने आगे लेकर चले गए। दिस इज द 90, ये हमारे पास में क्या था, P। अब ये हमारे पास A था, दिस इज द B था, और ये हमारे पास C था। अब इसको हम थीटा बोल रहे थे, सारे डेटा हमने लिख लिए हैं। इसके बेसिस पर ये क्या निकल कर आया हमारा, B cos थीटा निकल कर आया, और ये क्या निकल कर आया, B sin थीटा निकल के आया, ये वाली साइड। यानी कि CP की जो लेंथ है B sin थीटा निकल के आई, सॉरी CP की B sin थीटा निकल के आई, और P की जो साइड है वो हमारे पास B cos थीटा निकल कर आया। ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों ने यूज करना है। अब मैं आपको एक पॉइंट और बोलता हूं, व्हाट इन ट्राइंगल APC, कौन सा ट्राइंगल, APC। यहां पर राइट ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो क्या यहां पर आप लोग पाइथागोरस नहीं लगा सकते? सर लगा सकते हैं। कैसे लगाओगे सर? AP का स्क्वायर, AP का सॉरी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस CP का स्क्वायर, यही लिख सकता हूं। AC को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, R स्क्वायर लिख सकता हूं। अब AP को क्या लिख सकता है, A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। CP को हम क्या लिख सकते हैं, CP को लिख सकते हैं B sin थीटा। क्या लिख सकते हैं, B sin थीटा। इसका मैं स्क्वायर लगा दूं, भाई हो गया जितना काम होना था, बस अरेंजमेंट करना है। A प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब टू ए बी कॉस थीटा, समझ गए? A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है मैंने, कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो भाई समझ लेना भाई, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ये वाला पॉइंट यूज किया है मैंने यहां पर, ठीक है। ये आइडेंटिटी यूज हुई है, किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। चलिए अब हमारे पास ये हो गया। अब इसको, इसका मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं B sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। अब एक और पॉइंट मेरे को दिखाई दे रहा है, व्हाट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आर स्क्वायर रहने देते हैं, A स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या लेते हैं, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साथ में ले आते हैं 2AB कॉस थीटा, R स्क्वायर A स्क्वायर, B स्क्वायर को कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2AB कॉस थीटा। क्या मैं इसको 1 कर सकता हूं? कर सकते हैं सर। अब इस R को उठाकर इसके ऊपर रूट लगा सकता हूं क्या? चलो अभी नहीं करते हैं, बोला सर नहीं समझ में आएगा वरना। 2AB cos थीटा, अब यहां पर R मेरे को निकालना है, तो इस पे कंप्लीट रूट लगाता हूं, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा। क्या यही
फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि किसका, अब कोई भी वेक्टर दे रखे हो ए और बी वेक्टर, एंगल चाहे जितना हो 120 हो 95 हो 90 हो, जो कुछ भी दे रखा है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल और केवल यहां पर उस थीटा की वैल्यू डालिए और जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है उन दोनों का रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हो। कोई ज्योमेट्री लगाने की जरूरत नहीं, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सीधा सिंपल डायरेक्ट करिए किस पर, इस पे। ठीक है, आई होप आप लोगों इस पॉइंट को समझ पा रहे हो जो मैंने अभी आप लोगों को कैच कराया। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत है देन मेरे को पूछिए, अदरवाइज अभी हम लोग इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। बाकी लोग नोट करिए। अब देखो एक और पॉइंट मेरे को यहां पर कैच कराना है आप लोगों को, व्हाट, क्या कि ये जो ट्रायंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे थे तो उसका एंगल हम लोग ज्योमेट्री के थ्रू निकाल पा रहे थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार आप लोग ज्योमेट्री का यूज करो और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आप लोग फाइंड करो। अब जब आप लोगों से रिजल्टेंट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन पूछी जाएगी तो इसकी डायरेक्शन आपके पास निकालने का तरीका होना चाहिए, इसका एक मेथड होना चाहिए और वो मेथड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वो ए वेक्टर से भी पूछ सकता है और इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कहां से पूछ सकता है, बी वेक्टर के साथ में भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ए वेक्टर के साथ भी पूछ सकता है और बी वेक्टर के साथ भी पूछ सकता है। तो ए वेक्टर के साथ इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं अल्फा और इसको एक नाम दे देते हैं जिसका हम बोलते हैं बीटा। ठीक है, ए वेक्टर के साथ हमने नाम दिया अल्फा और बी वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की पूछी जाए, एंगल पूछा जाए तो आप लोग उसको नाम दे सकते हो बीटा। जो कुछ आपके मन में आए तो और कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है भाई, बट एंगल पता होना चाहिए वो एंगल किसके लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होंगे। किसी को डिक्टेट करना, फटाफट से आप एक काम करिए, जो डेटा मैंने यहां पर आप लोगों के लिए बनाया था उस डेटा को आप लोग यहां से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग आलसी हो, लिखोगे नहीं, कथा सुनते हो हाथ जोड़ के, है ना। लिख लिया सर, भाई होशियार बच्चे हो आप लोग यार। ठीक है, चलो इसी डायग्राम में मैं ऐड कर रहा हूं वो वाला पॉइंट कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा, और इसको हम बीटा का नाम दे रहे हैं। किसका नाम दे रहे हैं, बीटा का नाम दे रहे हैं। देन इसको कैसे बोला जाएगा वो आप लोग देखिए एक बार। दो पॉइंट लिखिएगा, यहां पर जो थीटा है ये क्या है, व्हाट इज द, यहां पर जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी वेक्टर, समझे। वन मोर पॉइंट, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं, एंगल निकालते हैं अल्फा। अब देखो, अब इस अल्फा को निकालने के लिए आप क्या करते हो, ट्राइंगल ए पी सी या ए सी पी, जो भी आप लोग बोलना चाहते हो उसको बोलिए। इसमें ये रिजल्टेंट हाइपोटेनस है, ये पूरा बेस हो जाएगा, ए से पी तक बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ठीक है, इसी को हेल्प में लेते हैं। अब आपने क्या, फिर से अगेन इन ट्राइंगल ACP, इन ट्राइंगल ACP, अब इस बार हम लोग थीटा को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? 10 को यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? एक तो हमारे पास जो अल्फा है वो हमें क्या, किस में हमें जो निकालना है वो किसके लिए, बेस और परपेंडिकुलर का चाहिए। बेस और परपेंडिकुलर को कंसीडर हम बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प में लेंगे। दूसरा एक और पॉइंट आप लोग जानते हो, व्हाट, क्या, स्लोप निकालना मैंने आपको बताया था, टेन थीटा स्लोप। तो क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर एक स्लोप की तरीके से नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को? तो टेन अल्फा को मैंने यूज किया। टेन अल्फा के बेसिस पर जो ट्राइंगल मैंने अभी आपको समझाया, इस ट्राइंगल को एक सिंपल वे में मैं ऐसे बना लेता हूं भाई, दिस इज द A प्लस बी कॉस थीटा, ये परपेंडिकुलर था, है ना, ये परपेंडिकुलर था। अब हालांकि आप इसमें दूसरा पॉइंट व्यू बना लीजिए, दिस इज द बी वेक्टर, इसको मैं अल्फा बोल दे रहा हूं, ठीक है, A B C और P, दिस इज द थीटा। ओके, इस बार आप लोग क्या लोगे, टेन अल्फा है तो इसमें क्या लोगे, बेस, क्या लोगे, बेस को यूज करोगे। यस और नो, यस और नो। तो CP, एक सेकेंड, टेन अल्फा इक्वल्स टू, हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, CP, दिस इज द AP। अब AP को क्या, CP को CP रहने दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BP, टेन अल्फा इक्वल्स टू, CP को हम क्या लिख सकते हैं, B साइन थीटा। अब बार बार नहीं लिख रहा हूं मैं, हालांकि इसके लिए फिर अगेन लिख देता हूं, इसको B साइन थीटा हम लिख सकते हैं। एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B कॉस थीटा। अब इनके थ्रू आप लोग क्या निकाल सकते हो, टेन अल्फा, यानी कि अल्फा निकाल सकते हो, वेक्टर A और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, यू कैन फाइंड बाय इट। ओके, मैं भी क्वेश्चन करा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपसे कहता हूं बीटा ये फाइंड करना हो तो बी वेक्टर के साथ पूछ ले तो, ठीक है, तो आप क्या करिए, बड़ा सिंपल काम है, जहां पर बी लिखा है वहां ए कर दीजिए और जहां ए लिखा है वहां बी कर दीजिए, बहुत सिंपल है। ठीक है भाई, नोट करो फटाफट से। इसके इसके आगे हम अभी कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को ये सारी चीजें अभी समझ में आ जाएंगी। AC B कैसे, B AC कैसे भाई, AC, सॉरी, यस, गलत लिख गए भाई, बी है नहीं वो, हम रिजल्टेंट है, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, इट इज बाय मिस्टेक, ठीक है, और कहीं तो मिस्टेक नहीं करी है, हाँ। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वेट अ मिनट।
ये ए वेक्टर है, दूसरा सॉरी ये हमारे पास F1 गिवन है 3 न्यूटन, ये F2 दे रखा है 4 न्यूटन। इसका ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, क्या हो गया, ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, जिसको आर आप बोल सकते हो। दिस इज द F1 प्लस F2, या फिर इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हो, दिस इज द F नेट, जो प्रॉपर निकल कर आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एंगल दे रखा है, ये जो बीच का एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 120। चलो भाई, आप लोगों को मैं पूरा टाइम दूंगा क्वेश्चन फाइंड करने के लिए। फाइंड पहला क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है एंगल बिटवीन F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 एंगल मेड, ऐसे लिखिएगा। एंगल मेड विद F1। चलो, आप लोगों के पास पूरा 1 मिनट का समय है, फटाफट से क्वेश्चन को कैलकुलेट करो, निकालिए, अप्रोच लगाइए, है ना। और जब नहीं बनेगा तो मैं हूं आप लोगों के पास क्वेश्चन समझाने के लिए, बनाने के लिए भी। चलिए भाई, निकालिए फटाफट से। फास्ट आंसर कीजिए, फास्ट आंसर कीजिए भाई। 7 न्यूटन, एक बच्चे का आ रहा है 7 न्यूटन, कौन है भाई? ठीक है भाई, देखते हैं क्या आता है। हाँ भाई, फिर क्या पढ़ने का फायदा हुआ, फिर क्या फायदा हुआ? इतना आसान होता तो फिर वेक्टर का ही पढ़ते भाई। हम्म, वेक्टर इतना आसान होता, सम करना 3 और 4 को सम करना आसान है ना भाई। कर दिए भाई, गजब गजब गजब। देखते हैं नहीं, निकालो निकालो, सारे बच्चे निकालो यार। देखते हैं क्या आंसर आता है। निकालो भाई निकालो, कैलकुलेट करो। भाई फटाफट से, आज का सेशन अगर आप लोगों को मज़ेदार समझ में आया हो ना, अभी तक जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया है, तो यार फटाफट से लाइक करो, लाइक करो, सेशन लाइक करो। नो नो भाई, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ठीक है ना।
आप लोग एफर्ट डालिए बस अपना। चलिए देखो, अब हमारे पास इतना आसान होता कि 3 और 4 को ऐड करके हमने सीधा 7 लिख दिया, तो फिर तो काम चल ही जाता ना, फिर तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी हमें इतना सब कुछ। अभी देखो हमने क्या निकालना है, आर निकालना है, ये का मैग्नीट्यूड निकालना है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं वो देखना है। f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2f1 f2 cos थीटा। थ्री का स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन ट्विस्ट वाला है, पॉइंट यहाँ पर ट्विस्ट वाला है। अब बहुत सारे बच्चों ने सीधा यहाँ पर 120 लगाया होगा। भाई आपसे यही उम्मीद है आप 120 लगाओगे, जिन्होंने लगाया सबसे नहीं। भाई एक बात बताओ, ए और बी का एंगल जाएगा ना, तो ये कौन सा, ये वाला जाएगा, और ये कितना है 60 है, यस और नो। जब ए F1 और F2 के बीच में ये वाला ट्रायंगल वाला दे रखा है 120, तो थीटा कौन सा निकल के आ गया, थीटा हमारा 60 हो गया। क्या हो गया, थीटा हो गया 60। बताओ भाई कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। इट इज 9, इट इज 16, अब इट इज 2, इसको 12, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एंड इन सबको ऐड करते हैं, ऐड करने पर मिलेगा 37। अब ये क्या है, दिस इज द F1 mod और दिस इज द 80 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब उसने कहा कि एंगल मेड बाय दिस विद दिस। ठीक है, तो एंगल निकालने के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, आपने यूज करना है tan अल्फा। क्या, tan अल्फा, इसको यहां पर अल्फा बोल दीजिए। अब आपको मैंने बताया b sin थीटा ए बी cos थीटा। तो अब क्या करोगे, इट इज b कितना, भाई b कितना है यही बताया था ना। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, b और ये a सब हटा देते हैं। हम यहाँ पर क्या यूज कर लेंगे, जो टर्म्स हमें जैसे बताए गए हैं, दिस इज द F2, दिस इज द F1, दिस इज द F2, ऐसा ही बताया गया था ना, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पर क्या आ गया 4 sin थीटा। देखो ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, ध्यान रखना इस बात को, बार बार मैं आपको इंटीमेट करूं, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा आप लोगों से। sin थीटा की वैल्यू कितनी है, sin थीटा की वैल्यू है ना, दिस इज द 3 + 4, दिस इज द cos 60, क्या cos 60। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 4 sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 64, देखो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 अपॉन दिस इज द 3 + 4, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास में पॉइंट आया, tan अल्फा, ये 2√3 एंड दिस इज द 2 से 2 कैंसिल, दिस इज द 5, दिस इज द 5। अब देखो आप ऐसे नहीं छोड़कर आओगे, ये तो आपको वैल्यू पता नहीं है 10 में ये कितने की वैल्यू है। जब 10 में ये वैल्यू नहीं पता तो आप क्या करोगे, अल्फा इक्वल्स टू इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस तरीके से छोड़कर आओगे, या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे तो उसमें ये ऑप्शन आप लोगों के दिए रखा होगा, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई किसको मजा आया, इतना सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी ना।
है ना, बड़े आसानी से हो। जब इतनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर क्या है यार, फिर तो मजा आ गया। चलिए अब एक काम करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें मेरे को आप लोगों को बतानी है, लेकिन कुछ सारे क्वेश्चन भी कराने हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसके कुछ रिजल्टेंट बता देता हूं, है ना। सब आसान हो गया, फॉर्मूला बेस्ड। अब देखो ध्यान रखना भाई यार, फॉर्मूले ऐसे ही नहीं बताए, ऐसे ही नहीं बताए। फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, याद रखने और याद ही रखने हैं, ठीक है। नहीं सर हम उसको डेरिवेट कर लेंगे, हमें डेरिवेट करना आता है, भाई ये पागलपंती मत करना, है ना। याद रखने हैं, याद कर लो, कुछ चीज़ें याद करने वाली है ना। आपने a प्लस बी आइडेंटिटी याद कर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी याद करी है ना, याद करी है ना। तो अब इसको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ तो याद करना पड़ेगा ना, तो करिए। ऐसा नहीं है तो नहीं सर a प्लस बी, इसका ना हम उसको ओपन करते हैं, पूरा डेरिवेट करते हैं, तब आइडेंटिटी को निकालते हैं, है ना। उसके स्टेप टू स्टेप फॉलो करते हैं, तब जाके हम उसके फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। भाई ये भी तो वही है, जब मैथ में आप लोग चीजों को याद कर सकते हो तो यहाँ नहीं याद करोगे उनको, ठीक। चलिए अब देखो मैं अगले पॉइंट पर मूव करता हूं। फास्टली हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास मानकर चलिए क्या है, ए वेक्टर। ये मानकर चलिए बी वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर। अब ये क्या है, थीटा, दिस इज द थीटा। अब इसका जो रिजल्टेंट होता है तो मैंने आपको बताया ये वाला होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ए वेक्टर का सम प्लस बी वेक्टर का सम, ए प्लस बी वेक्टर का सम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं आर, ठीक है। अब इसको हम लोग सर अल्फा बोलते हैं और इसको हम लोग बीटा बोल देते हैं जब हमारे पास दो अलग अलग एंगल्स की बात करें तो, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास जो चीजें अवेलेबल हैं उनको आप लोग लिख लीजिए। ए वेक्टर का, अब ये वेक्टर सम ऐसे लिखा जाता है, ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। अब जब हमने कहा कि आर मैग्नीट्यूड निकाला, या तो देखो आप लोग इसको ऐसे लिखो या सिंपल ऐसे लिखो, बात बराबर है। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा ऐसे ही लिखा जाता है। यस सर ऐसे ही लिखेंगे इसको हम लोग, यही हम लोग लिखते हैं, यस और नो। अब इससे रिलेटेड क्या है, जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये फंडा हमारे पास पता है हम लोगों को। चलिए तो अब इसमें से ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे को ये ज्यादा बेटर लग रहा है लेकिन अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, कुछ स्पेशल केस यहां पर स्टडी कराता हूं। क्या कराता हूं, स्पेशल केस स्टडी कराता हूं, स्पेशल केस स्टडी कराता हूं। स्पेशल केस स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला केस आप लोगों के लिए लेकर चलते हैं। मानकर चलिए कि थीटा जो है वो है आप लोगों के लिए 0 डिग्री। क्या 0 डिग्री, कैसा है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री का मीनिंग क्या होता है, 0 डिग्री का मीनिंग क्या होता है वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और भी याद रखना है, देखो दो चीजें मैं एक ही पॉइंट में सिखा दूंगा आपको। अब देखो ये ए वेक्टर है, क्या है ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर को, ये बी वेक्टर है, क्या है ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब एक बात बताओ कि ये जो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है, ये मैक्सिमम किस केस में होगा, ये मैक्सिमम किस केस में। देखो ए वेक्टर बिल्कुल इसको फिक्स रख लेते हैं हम लोग, क्या रख लेते हैं, इसको हम लोग फिक्स रख लेते हैं। तो ये वाला इसका एक पॉइंट हो गया, ये इसका एक पॉइंट हो गया, ये लगभग हम लोग मानकर चलते हैं ये इसकी लेंथ है ना। अब ए और प्लस बी इसका रिजल्टेंट जो है वो कब मैक्सिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, ध्यान से सुनिएगा। ए प्लस बी इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, तो हम एक पॉइंट समझ सकते हैं भाई। देखो इस जो बी वेक्टर है इसको मैं ऐसे घुमाता चला जाऊंगा तो कुछ वैल्यू कुछ अलग आएगी,
लेकिन इसको अगर मैं नीचे की साइड ऐसे घुमाना चालू कर दूं तो ये जो ए बी वेक्टर की टेल जो है वो ए वेक्टर के हेड से जुड़ जाएगी और कुछ यहां तक मेरा बी वेक्टर आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा? इस जगह तक आ जाएगा। तो अब समझिए a प्लस बी का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब आएगा? जब बी वेक्टर ऐसे एंगल से हटकर ये सीधा ऐसे आ जाए। हाँ, यस और नो, यस और नो। तो इसके लिए मेरे को क्या समझना होगा कि मानकर चलिए मेरे पास ये कोई ए वेक्टर है, दिस इज द ए वेक्टर। अब ए बी वेक्टर जस्ट इसके पीछे लग जाए, तब जाकर मेरे को ये इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रिजल्ट, मानकर चलिए ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, दोनों पैरेलल हैं, तो ये मैक्सिमम ये हमें क्या देंगे? आर वेक्टर देंगे। क्या देंगे? दिस द आर वेक्टर देंगे। तो ये वैल्यू जो है वो कब मैक्सिमम होती है? तो ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, अब आपको एक पॉइंट पता होगा, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस, अब देखो ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है। अब ये वाले में ये वाला पोर्शन, अगर ये वाला पोर्शन जो है वो मैं जीरो करूं, क्या करूं? जीरो कर दूं। एक थोड़ा सा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2ab, और ये रूट में लगा हुआ, किस में लगा हुआ है? रूट में लगा हुआ है। लेकिन इसके पीछे कॉस का कॉस लगा है और कॉस जीरो। अब देखो कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है, आप लोग जानते हो कॉस जीरो की वैल्यू होती है एग्जैक्टली 1। क्या होती है? एग्जैक्टली 1। अब कॉस जीरो की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है, तो आपको एक पॉइंट मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, यस और नो। अब इसके बेसिस पर मेरे को क्या मिला? r जो है वो a प्लस बी मिल गया। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया कि जो a प्लस बी, a को डायरेक्टली मैं एक स्केलर, a और b को एज अ स्केलर में जोड़ देता हूं, एज अ स्केलर में जोड़ देता हूं, तो ये r की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। क्या आएगी? r की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, r की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इसके लिए जो है एंगल मेरा जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल मेरा जीरो होना चाहिए। इस केस में एंगल जब जीरो होगा तो रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैक्सिमम आता है। क्या आता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम आता है। आप लोग ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जैसे मैंने अभी वहां पर लिखाया उसी को थोड़ा यहां पर कर देते हैं कि व्हेन जब cos जीरो की वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 0। और इस केस में आपके पास में मानकर चलिए ये ए वेक्टर है और दिस इज द बी वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, और ये आर जो है वो मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? आर जो है वो मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? आर इज मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम का केस कब बनता है वो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा या फिर समझना है, जो आपके माइंड में रहना चाहिए कि आर मैक्सिमम किस केस में बनता है? आर मैक्सिमम केस बनता है ए प्लस बी के केस में। किस में? ए प्लस बी के केस में। ए जो है, ए और बी दोनों एक स्केलर अलजेब्रा की तरीके से ऐड हो जाएंगे तो आर मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? आर मैक्सिमम आएगा। क्यों आएगा वो मैंने आपको यहां से समझाया। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई भी कंफ्यूजन है देन आप लोग मेरे को पूछ सकते हो। तो ये आर मैक्सिमम किस केस में आता है? ए प्लस बी दोनों वेक्टर को हम डायरेक्टली एज अ वेक्टर, सॉरी एज अ स्केलर अलजेब्रा की तरीके से, है ना, इस स्केलर क्वांटिटीज की तरीके से सिंपल अलजेब्रा के थ्रू हम लोग उनको ऐड करते हैं, तो आर जो है वो मैक्सिमम मेरे को रिसीव हो सकता है। ठीक है भाई। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस जो है, कॉस में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 तक जा सकती है, 0। और लास्ट मिनिमम किस तक जा सकती है? मिनिमम जा सकती है -1 तक। कितने तक जा सकती है? -1 तक। आपको याद होगा मैंने ग्राफ सिखा रखे हैं कि पॉजिटिव के 1 से लेकर और कहां तक जाती है? -1 तक जाती है, फिर वो रिवर्स होती है। ये ग्राफ आपके माइंड में होंगे, यदि नहीं है तो याद करो, रिकॉल करो उनको। अब देखो ये पहला केस समझ में आ गया होगा। सेकंड केस की हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड केस क्या कहता है? अब देखो,
अब ये मिनिमम किस केस में हो सकता है, यदि cos थीटा की वैल्यू मिनिमम जो है वो -1 तक जा सकती है। कितने तक जा सकती है, इतने तक जा सकती है। अब इसके बेसिस पर मेरे को एक पॉइंट मिला कि cos थीटा यानी कि cos थीटा, तो -1 जो है वो cos 180 की वैल्यू होती है। कितने की होती है, 180 की वैल्यू होती है। यहां से मेरे को एक पॉइंट मिला कि व्हाट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। क्या हो, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। ओके, यस और नो। अब इसके बेसिस पर हम लोग रिजल्टेंट की बात कर लें तो व्हाट कैसे निकल कर आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 180 आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab को अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी लिख सकता हूं। आई कैन राइट इट, यस और नो। इसको क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी लिख सकता हूं। बट जब ये मॉड को मैं हटाऊंगा भाई, a जब मैं इसको हटाऊंगा तो अब मैं एक काम यहां पर मैं ऐड करूंगा व्हाट, वो देखते जाइएगा मैंने क्या किया। एक बहुत सुंदर सा मैं एक पॉइंट यूज करने वाला हूं, ये वाला। ये क्या लगाया सर, ये क्यों लगाया आपने, सर ये बताओ ये क्यों लगाया। तो इसका रीजन मैं आपको दूंगा भाई। देखो, a प्लस बी करो, a प्लस बी करो तो सिंपल करोगे तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। a प्लस बी करो, a में a लेंथ में b लेंथ को ऐड करोगे तो पॉजिटिव की ही वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन यदि आप a माइनस बी करो और उस केस में a माइनस बी आपने किया और इसका जो पॉइंट है वो वैल्यू आपके पास में माइनस आ गई, क्या आ गई, माइनस आ गई, तो अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे भाई, आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलनी है। इसलिए मैंने उसको मॉड में बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड माइनस नहीं हो सकता। माइनस साइन जब भी आता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये चीज आपको समझाई थी। ठीक है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस आप लोगों को पॉइंट को समझने की जरूरत है। अब देखो, तो ये हमारे पास एक केस निकल कर आया व्हाट कि आर जो है मिनिमम कब होगी, ए मिनिमम कब होगी, जब ए में से बी को माइनस कर दिया जाए। लेकिन ये केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं हम लोग, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव का पॉइंट नहीं है। बड़े इसका मोड लगा दिया, इससे ये भी कह सकते हो कि बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है, बड़े वेक्टर में, बड़े मैग्नीट्यूड में से छोटे को माइनस करना है। आप लोग ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो ये मिनिमम का केस है। ओके, यस और नो। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब देखो, एक छोटा सा पॉइंट और समझना है आप लोगों को कि आर मैक्सिमम कब होता है। आर मैक्सिमम कब होता है, आर मैक्सिमम होता है जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, एक डायरेक्शन उसके एक पीछे से लग गया, ठीक है। लेकिन मिनिमम कब होता है, जब हमारे पास, मिनिमम कब होता है जब हमारे पास एंटी पैरेलल वाले वेक्टर्स आपके कंसीडर निकलेंगे, क्योंकि 180 पर क्या होता है, एंटी पैरेलल कट करने लगते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो, एक छोटा सा कंक्लूजन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे cos थीटा की वैल्यू आप लोग जानते थे, cos थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 पे 1 होती है, 0 पे 1 होती है, उसके बाद में वैल्यू कम होती चली जाती है, कम होती जाती है, और लास्ट के 180 तक वैल्यू कम होती है, -1 तक रेंज तक जाती है, उसके बाद वैल्यू बढ़ती है, फिर वैल्यू कम होती है, फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। ये मैंने चीज आपको समझाई थी। अब इससे एक पॉइंट मेरे को क्लियर होता है कि जब ये जो रिजल्टेंट है, यानी कि जो ए वेक्टर के साथ में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा, रिजल्टेंट कम होता चला जाएगा। क्या, रिजल्टेंट कम होता चला जाएगा, रिजल्टेंट कम होता चला जाएगा। समझ गए ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल डिक्रीज व्हेन एंगल विल इंक्रीज। ओके, नाउ ये पॉइंट याद रहेगा आप लोगों को। इस पॉइंट को आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। व्हाट, नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिए।
एंगल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा? समझ गए भाई? तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट मिनिमम कब हो सकता है? जब a माइनस बी हो। रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है? जब a प्लस बी हो। तो क्या हम एक इसके लिए स्टेटमेंट आउट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लेस देन और ग्रेटर, सॉरी लेस देन और इक्वल a प्लस बी। क्या मैंने ये बात सही लिखी है? समझ में आ गई कि या तो a प्लस बी के बराबर हो सकती है या फिर इससे छोटी होगी, इससे बड़ी नहीं हो सकती। a प्लस बी रिजल्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? a माइनस बी तक, सॉरी अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा जब a माइनस बी मॉड, निकलेगा। यानी a में से b को माइनस करो और उनका मॉड देखिए। क्या देखिए? उनका मॉड देखिए। तो आपको जो यहां पर पॉइंट मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर इसी रेंज में होगा, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही तो रिजल्टेंट होगा भाई। या तो मिनिमम वैल्यू के इक्वल हो सकता है या मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हो सकता है या फिर इनसे छोटा बड़ा हो सकता है, यही तो होगा। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। कैसे कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है? रिजल्टेंट वेक्टर को आप क्या लिखते हो बेटा? ए वेक्टर, ऐसे लिखते हो ना। अब इसको क्या लिखते हैं हम लोग? ए को क्या लिख सकते हैं सर? ए को लिख सकते हैं प्लस, ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ या ना? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो, इसको ए को क्या हम लोग लिख सकते हैं? एक और पॉइंट समझिएगा इसमें, ए वेक्टर का मोड, बी वेक्टर का मोड और जो आएगा उसका मोड। ये क्यों लगा? क्योंकि माइनस की वैल्यू आएगी तो उसको वो पॉजिटिव करेगा। साइन जैसे हैं वैसे लिखे रहने दीजिए। हाँ, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है, और जब पूछेगा तो आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज ग्रेटर? a प्लस बी ग्रेटर होगा ना भाई? कोई कंफ्यूजन है क्या? बट मैग्नीट्यूड तो 0 और 180 पे सेम होगा। क्यों होगा भाई? 0 और 180 पर सेम क्यों होगा? क्यों होगा? एक इधर है और एक इधर है, तो a में से b को माइनस करोगे तो, जैसे सपोज करिए एग्जांपल में आपने ले गया a इक्वल्स टू 4 है और b इक्वल्स टू 3 है, तो a प्लस बी जो करोगे वो कितना आएगा? 7 आएगा। a माइनस बी जब करोगे तो इट इज 1 है। बताओ कंफ्यूजन कहां पर है? मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता ना, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या शो करता है वो तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आप लोगों का। इसका थर्ड पॉइंट मैं अभी आपको, थर्ड एक और स्पेशल केस है वो भी मैं समझाऊंगा।
तो मानकर चलिए कि आपके पास में एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्लियर कर देगा। F1 जो है, F1 इसको ओनली मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लेते हैं। चार न्यूटन है। F2 अब देखो, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये m मास का ऑब्जेक्ट है, इस पर पहला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इन द सेम डायरेक्शन। तो इस केस में जो होगा वो क्या होगा, F मैक्सिमम निकलेगा कब, जब मैं F1, अब देखो सेम डायरेक्शन में एंगल 0 हो गया, तो यहां पर 3 + 4 कर दूंगा, तो इट इज 7 न्यूटन। अब देखो, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स इस पर लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में, F2 जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब आप लोग क्या निकालोगे, अब इस केस में F मिनिमम निकल कर आएगा, क्यों, क्योंकि F1 - F2, 4 - का 3 करोगे, इट विल बी 1। यस और नो, हाँ या ना, हाँ या ना, समझ गए? ओके, अब इट विल बी 1 न्यूटन। तो अब मैं आपसे बोलूं व्हाट, अब मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट आउट कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, एक स्टेटमेंट लिख सकता हूं, क्या, कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है या तो 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल हो सकता है, ठीक है, या फिर 8 न्यूटन, सॉरी कितना है, 7 न्यूटन, कितना, 7 न्यूटन हो सकता है। बट जब मैं, ये तो लगे पैरेलल एक ही सेम डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में, बट क्या आपके पास एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मानकर चलिए ये ए वेक्टर है, अब इसके पास ये दूसरा वेक्टर है, तो जब ये एंगल के साथ में लगेगा, क्या लगेगा, एंगल के साथ में लगेगा, जब ये एंगल के साथ लगेगा, तो जैसे जैसे एंगल के साथ लगेगा, तो ये जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा बढ़ेगा, वैल्यू डिक्रीज करते चली जाएगी, क्या करेगी, एंगल डिक्रीज करते चली जाएगी। तो अब ये मैक्सिमम का केस है जब ये इस डायरेक्शन में है, अब ये ऊपर जाएगा, वैल्यू कम होगी, और जैसे ही ये एंटी पैरेलल, देखो समझिए, पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस वेक्टर को मैं एंगल घुमाते चला जाऊं, घुमाते वैल्यू कम होती चली जाएगी, और कम कब तक होगी, जब तक ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। कब तक, जब तक ये एंटी पैरेलल होगा। जैसे एंटी पैरेलल से फिर आप नीचे ले आओगे, तो फिर एंगल छोटे वाला कंसीडर कर लेंगे, कौन सा, छोटा वाला एंगल कंसीडर किया जाएगा। समझ गए या नहीं समझे भाई, क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बताओ यार। समझे या नहीं समझे? और एक और पॉइंट आप लोग जानते हो, अब देखो एक पॉइंट और जानते हो, केस नंबर 3, दिस इज द ए, दिस इज द बी वेक्टर। जब इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 परपेंडिकुलर होते हैं, इसको हम लोग ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये वाला होगा। इसमें क्या है, थीटा और 90। ठीक है, जब 90 पर है तो इसकी रिजल्टेंट की बात करें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरा हो गया 0, रूट इधर गया, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बच्चा पटी एक बात बताओ, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है? क्या ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आप नहीं जानते थे पहले? इस केस को तो आप पहले से जानते हो। यस और नो? सारे बच्चे इस पॉइंट को पहले से जानते हैं? बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो यार, आज इतना ही कराऊंगा यार। अगले सेशन में आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा और पैरेललोग्राम रूल समझाऊंगा, तो डोंट मिस नेक्स्ट सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।